देखिए, हर बार की तरह जो अपने क्लास में हम बात करते हैं कि जब भी क्लास शुरू हो तो इस मनोयोग से पढ़ना शुरू कीजिए कि आज जो क्लास में पढ़ाई होगी इसको घर जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत होगा तो एक रिवीजन करेंगे, ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो यह मानसिकता है या कुछ उसमें कमजोरी है? तो इसे से कर ही दिया है कि याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद है? तो चलिए, आज जितने भी सवाल हैं आप ही से पूछे जाएंगे क्योंकि याद है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को जो बीपीएससी है वो अभी बड़ा ढंग से बांट देता है 3 भाग में। साइंस आप जब भी पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके काम ही आएगा। वैसे लैंग्वेज लिटरेचर भी आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए काम आता है, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। तो यह जो साइंस वाला पार्ट है इसमें बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या कोई भी अदर पीसीएस एग्ज़ाम हो, वैसा सवाल पूछा जाता है जिन चीज़ों का आम जीवन से सरोकार है। यानी साइंस का कोर कंसेप्ट नहीं पूछते हैं, साइंस का यूटिलिटी वाला पार्ट पूछते हैं। अब ये नहीं मतलब आपसे पूछा जाएगा कि इंजन जो है में क्या क्या एलिमेंट क्या क्या काम करता है, ये नहीं पूछेगा। लेकिन यह पूछ सकता है कि इंजन से क्या क्या फ़ायदे हैं। ठंडा इंजन यदि हम रखते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, क्रायोजेनिक का क्या फ़ायदा है और किन चीज़ों में कैसा इंजन लगता है। लेकिन इंजन बनता कैसे है ये नहीं पूछेगा, कोर कंसेप्ट। उसी तरीके का बहुत सारी है कि जिन चीज़ों से आप कैसे, मान लीजिए मच्छर मारने की दवा में कौन सा केमिकल यूज होता है यह पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है। तवा पर आप जो चढ़ाते हैं, तवा जो नॉन स्टिकिंग होता है तो उसकी कोटिंग में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है यह पूछ सकता है। हाँ, तो उस तरह का किसी धातु को हल्का करना है तो उसमें कौन सा चीज़ मिला के अलॉय बनाया जाता है ताकि वो हल्का भी हो और मजबूत भी रहे। चमक को बरकरार रखने से क्या फ़ायदे होते हैं, यहाँ तक कि जूता भी चमकता है तो उसका क्या फ़ायदा है, यह साइंस का क्वेश्चन है। कि जूता यदि किसी का एक ही कंपनी का जूता है और एक का चमकदार है और एक का कम चमक रहा है तो किस में ज़्यादा गर्मी लगेगी और किस में ठंडा लगेगा, है ना। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं। दूसरा पार्ट होता है कि विज्ञान का वैसे पार्ट से सवाल आता है जिससे मनुष्य के जीवन में सुधार हो, लाइफ बढ़े। नहीं, कैसे हो सकता है? जैसे पहले क्या था कि खूब छोटा सा यहाँ पेट में अल्सर है, पूरा पेट चीर के थोड़ा सा अल्सर निकाला। अभी क्या है, बहुत बड़ा हर्निया है लेकिन थोड़ा सा छेद करके उसको बिना छेद किए भी निकाल दिया, तोड़ दिया अंदर में ही। तो ये क्या हुआ? एडवांसमेंट ऑफ साइंस है फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ। एडवांसमेंट ऑफ साइंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ। तो यह विज्ञान का पर्पस है। जैसे अभी एक टेक्नोलॉजी आप लोग सुनते होंगे, मैंने कहा भी था मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो में क्या हुआ कि टारगेटेड व्हीकल से आपको दवा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर घाव है तो हम लोग क्या करते हैं, घाव सुखाने का दवा खाते हैं मुंह से। तो मुंह से वो ब्लड के थ्रू, वेसल्स के थ्रू, नर्व्स के थ्रू वहाँ तक जाएगा, तो वहाँ जाएगा तो यहाँ नहीं जाएगा, वहाँ भी जाएगा तो साइड इफेक्ट होगा। अब क्या है कि ऐसी तकनीक आ गई है कि जिस जगह पे प्रॉब्लम है उसी जगह पर दवा पहुँचेगा और वहीं पे जाकर वो स्प्लिट अप हो जाएगा। तो ये एडवांसमेंट है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले आपका कोई अंग कटता था तो जुट नहीं पाता था, ये बहुत सारी चीज़ें जिसका प्रत्यारोपण नहीं होता था, ट्रांसप्लांट। अब तो हमको लगता है कुछ दिन बाद सर का भी ट्रांसप्लांट कर देगा, गर्दन कटेगा, गर्दन रिप्लेस, क्योंकि हार्ट तक और लिवर तक तो आ ही गया है। किडनी का ट्रांसप्लांट तो कॉमन है। दूसरा, आपका जो बॉडी है वह भी एक बहुत ही बड़ा विश्लेषण का विषय है। शरीर में कितने तंत्र काम करते हैं, कितने सिस्टम काम करते हैं, इन सिस्टम पर भी हम लोग काम करते हैं। जैसे शरीर में मोटा मोटी 11 तरह का तंत्र काम करता है। कभी बैठ के अपने शरीर के बारे में सोचा है कितना शानदार रचना है, भगवान ने कितना मैग्निफिसेंट चीज़ बना के दे दिया ऐसे, जिसका कोई फीस नहीं लिए। इसका आधा अधूरा भी कोई बनाएगा तो करोड़ों अरबों मांग लेगा। और आदमी सोचता है कि हम दुखी रहे। अरे दुखी इतना, तुम शरीर है, जिंदा हो, चल फिर रहे हो, खाने पीने मिल रहा है, ये सामान्य उपलब्धि है। जिसके पास नहीं है उससे पूछिए। एक बार हम लोग बीएचयू में पढ़ते थे, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, हम लोग के छात्र संघ का उद्घाटन करने के लिए आए थे। तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे यहाँ भाषण दे रहे थे, हम लोग यहाँ बैठ के सुन रहे थे। तो उन्होंने एक रसिया का कहानी सुनाया कि रसिया में एक नर्स थी, उसको बहुत दुख था कि उसके पास पूरे पैर के मोजे नहीं थे। ठंड का समय था, रसिया तो ठंडा जगह है। तो बाहर बैठ के भगवान से शिकायत कर रही थी, जीसस क्राइस्ट से,
कि तुमने मुझे बहुत गरीब बना दिया है और मेरे पास मतलब मोजे एक ही हैं, वो धो दिया तो फिर बिना मोजे के। और नर्सों के लिए लंबा मोजा होना ज़रूरी है क्योंकि उनका ड्रेस कोड था वैसा। काफ़ी दुखी थी, तब तक वो अलार्म बजता है अस्पताल का और सब लोग दौड़ के आते हैं, कोई नया मरीज़ आया है, और मरीज़ को तुरंत उतार के स्ट्रेचर से बेड पर लेटाया जाता है। उसके ऊपर में कंबल है जो कि हवा के झोंके से हट जाता है, उसका दोनों पैर कटा हुआ था। फिर जाकर भगवान को तुरंत बोले, भगवान धन्यवाद, मेरा पैर सही सलामत है, नहीं तो बिना पैर का क्या होता। ये तो यानी दूसरे की तकलीफ को देखकर उसका दुख गायब हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का दुख देखते रहिए या मनाते रहिए। कहने का मतलब है संतोष करना सीखिए, जितना है उतने में संतोष, और एस्पिरेशन अपने जगह पर है। उन चीज़ों को करते हुए भी खुश रहने का तरीका, यदि आप लगातार असंतुष्ट रहेंगे तो लगातार दुखी रहेंगे। बात समझ आ रही है? तो सुखी रहना और आगे बढ़ना जरूरी है, दुखी रह के कोई आगे नहीं बढ़ा है। एक हमारा स्टूडेंट था, वो एक बार बहुत अच्छी तैयारी हो गई उसकी, लेकिन उस साल उसका रिजल्ट नहीं आया। तो फिर हम बोले कि ठीक है, ऐसा करो कि तुम खुश रहने का कला सीखो और इस बार परीक्षा दो। नेक्स्ट टाइम उसका सिलेक्शन फाइनल हो गया। तो बोला कि सर केवल एकमात्र डिफरेंस खुश रहने का था। तो खुश रहना भी एक कला है और बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास जिसके लिए खुश रह सकते हैं। बी थैंकफुल टू द गॉड व्हाट दे हैव ऑफर्ड टू यू। जो मिला है उस वो बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। कभी भी किसी अशक्त आदमी को देखिए तो सोचिए कि भगवान ने आपके साथ अन्याय नहीं किया है। ठीक है, लोग जिस धरती पर जन्म लेने के लिए मरते हैं उस धरती पर आपका जन्म हुआ है। पूरे वर्ल्ड में जन्म लेने के लिए सबसे बेहतर भाग यदि माना जाए तो भारत है। समझ रहे हैं? जिसके उत्तर में हिमालय खड़ा है और जिसके दक्षिण में सागर पांव पसार रहा है और पांव पखार रहा है। ये सामान्य उपलब्धि नहीं है कि आपको जब ठंड का चाहिए तो ठंड आ जाता है, जब गर्मी चाहिए तो गर्मी आ जाती है, और जब चिल्लाने लगते हैं तो वर्षा हो जाती है। हर बार लगता है वाटर टेबल सूख जाएगा, लेकिन बारिश इतनी होती है कि फिर टेबल भर जाता है। चारों तरफ नदियों का जाल है, 104 नदी तो आपको हम ऐसे ही समझाए थे। तो ऐसे जगह पे जन्म हुआ है, यह भी सिद्ध करने के लिए काफ़ी है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो यह मत सोचिए कि आपका भाग्य कमज़ोर है, क्योंकि आपका यदि भाग्य कमज़ोर होता तो आपका चाड़ में जन्म होता, नहीं होता, अफ्रीका के किसी ऐसे देश में होता। आपका भारत में जन्म हुआ है जिसको देवभूमि कहा जाता है, जहाँ के लोग मतलब अपने आप को बाकियों से गुरु मानते हैं। तो गुरु का भाव होना ही बड़े होने का भाव है, नहीं है? तो इन चीज़ों को, तो अपने शरीर को भी महत्व दीजिए और सोचिए कि क्या शानदार चीज़ है। सोचिए कि एक आप जो गाड़ी है, जो जेसीबी तो उसका कंपनी का नाम है। तो वो जो जेसीबी मशीन है उसमें देखिए कि उसका जो ये वाला पार्ट है जिससे वो सारा काम करता है, उसका स्ट्रक्चर हाथ की तरह होता है। यदि उसका देखिए तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो एक छोटा सा अंग में इतना शानदार इक्विपमेंट किसने बनाया है? ईश्वर। कभी आप सोचते हैं कि आपको अचानक से भूख लग जा रहा है, या फिर आपका आत्मनियंत्रण ऐसा है, कोई आपके ऊपर अचानक गेंद मार रहा है तो आप हट गए। रिफ्लेक्स एक्शन कितना तगड़ा है। जैसे बायोलॉजी का 3 पार्ट है, एक है जूलॉजी जो जंतु से संबंधित है, एक है बॉटनी जो पादप से संबंधित है, और एक ओवरऑल है जो हमारे और आपके शरीर के रचना के विज्ञान से, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, आकृति, तो वो सब में लागू होता है। इसके अलावा अभी एक नया एलिमेंट उसमें जुड़ गया है, वह है मेडिकल साइंस का, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, ये सब तरह के टर्म्स उसमें और नए जुड़े हैं, तो आपको और एडवांस लेवल पे हम बताएंगे। तो बायोलॉजी में जब हम आते हैं अपने शरीर पर, तो शरीर में प्राइमरीली 11 तरीके के सिस्टम होते हैं। क्या होता है? 11 तरीके का। और 11 में 7-8 को यदि आप ढंग से समझ लेंगे तो पूरा शरीर डॉक्टर की तरह को समझ में आने लगेगा। जैसे मैंने बताया था ना कि आपको एक दिन पढ़ाए थे हड्डी के बारे में। तो शरीर का कोई हड्डी है जो आप लोगों को याद नहीं है? जिन लोगों ने क्लास किया है, जिन्होंने नहीं किया है उनको नहीं याद है तो उनको फिर से करवा देंगे। याद है तो वो करवा देंगे। तो उसी तरीके से हड्डी, जब मान लीजिए शरीर बना तो हड्डी आ गया। तो हड्डी क्या है? ढांचा है। हड्डी के बाद उसके ऊपर में हम लोग मसल्स डालते हैं। तो मसल्स का भी पढ़ लिए। तो मसल्स में कौन बड़ा कौन छोटा। जब हड्डी पे मसल्स चढ़ गया तो क्या हो गया? थोड़ा सा और स्मार्ट हो गया, शरीर का शेप ले लिया। अब क्या करेंगे कि उस मसल्स में हम लोग सिस्टम अलग अलग डाल देंगे। तो एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जब डालेंगे तो पूरा का पूरा उसमें एक्टिवनेस आ जाएगा।
क्योंकि 31 जोड़ी इधर से निकल जाएगा, 14 जोड़ी ब्रेन में चला जाएगा, तो टोटल 45 जोड़ी आपको हो जाएंगे। तो फिर वो उसके बाद हुआ कि भाई अब आदमी जैसे ही जिंदा हुआ भोजन चाहिए, बच्चा जन्म लेते ही रोने लगता है नहीं, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है, क्योंकि सारा सिस्टम इसी सिस्टम पे टिका हुआ है। ठीक है, तो आइडियली बायोलॉजी की क्लास की शुरुआत हम लोग सेल से करते हैं। सेल से फिर जो लिनियस ने 2 तरीके का वर्गीकरण किया उसके बारे में बात करते हैं, फिर विटेकर ने जो 5 तरीके का वर्गीकरण किया, एनिमल, प्लांट, फंगी, उसका वर्गीकरण। लेकिन वो थोड़ा सा जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा वो दिक्कत हो जाता है समझना। शुरुआती दौर में लगता है कि अचानक से ये टिपिकल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो शुरू से सुनते सुनते मन करता है कि इसको छोड़ दें, और वही फिर सुनना पड़ता है। चलिए, यह चित्र आप लोगों ने बना लिया है, जो चित्र बना हुआ है बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा है। ऑफलाइन ऑनलाइन में जो लोग हैं, ये चित्र दिख रहा है। वैसे थोड़ा बहुत ये उबड़ खाबड़ बना हुआ है, थोड़ा और बेहतर बन सकता है, खास करके ये वाला पार्ट, क्योंकि इस पार्ट को बताते समय थोड़ा सा हमको बताना पड़ेगा ना, तो उसको हम ठीक कर लेंगे। पाचन जैसे सिस्टम क्या होता है, जैसे शुरू में बेसिक चीज़ बताइए। जैसे कोशिका क्या है, सबसे छोटी इकाई है। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक या टिश्यूज। टिश्यू के समूह को क्या कहते हैं, ऑर्गन यानी अंग। तो कोशिका जब मिली, बहुत सारी कोशिकाएं यानी बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है। बहुत सारा ऑर्गन मिलता है तो क्या बनता है, सिस्टम बनता है। और वो जो बहुत सारा सिस्टम बनता है तो बॉडी बनता है। ठीक है ना। तो अभी आप ये तय कीजिए कि अभी जो हम पढ़ेंगे वो है एकदम फाइनल याद करके जाएंगे, यानी यह सिस्टम पढ़ के भी पूछेंगे भी, उसके बाद ही आपको छोड़ेंगे। ठीक है। तो सिस्टम, पाचन तंत्र भी एक क्या है, एक तंत्र है, एक सिस्टम है, यानी इसमें भी कई सिस्टम मिल के इस सिस्टम को चलाएंगे। बहुत सारे चीज़ों का एक सम्मिश्रण होता है, एक अमलगमेशन होता है। कोई दिक्कत। खाना हम खाते हैं और खाना पच के जब निकल जाता है तो खाना खाने को क्रिया को तो भाई ईटिंग च्यूइंग कहते ही हैं, और निकलता है उसको डिफिकेशन कहते हैं। तो इस मतलब खाने और डिफिकेशन के बीच के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। यह पूरी प्रक्रिया जिस चीज़ में होती है उस पूरे भाग को कहते हैं आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल में क्या होता है, ओवरऑल पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। किस प्रोसेस को, डाइजेशन के प्रोसेस को। तो सवाल आएगा कि भाई आहार नाल कितना बड़ा होता है, तो यह 32 फीट लंबा एक नाल होता है, यानी कि यहाँ से इसमें 2 ही ओपनिंग है, एक ओपनिंग यहाँ पर है, एक ओपनिंग एनस के पास है। यहाँ से यहाँ तक के पूरे भाग को कितना फीट है, 32 फीट है। कितना मीटर है, 9 मीटर है, रफली 9 मीटर या 32 फीट। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री ई से नहीं होता है, ए से होता है। ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत, हमें जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछना। ठीक है, ओके। आज ज़्यादातर सवाल आप ही तीनों से होने वाले हैं। क्लियर है, क्योंकि हमको पता इन लोगों को याद है, वही तीनों। तुमको तो सब याद ही है। ठीक है। निप्पू आप भी ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक है वो आज ही ख़त्म करना है समझ के। ठीक है। तो कोई भी खाना हम खाते हैं तो मुंह से खाते हैं, शुरुआत करते हैं उसको। तो मुंह में जाते ही देखिएगा कि किसी किसी खाने को मुंह में डालते ही स्वाद आता है, किसी किसी खाने को मुंह में डालने के बाद उतना मज़ा नहीं आता है। तो किन खानों में नॉर्मली स्वाद आएगा, जिसको खाने की इच्छा हो और भूख लगी हो और जिसका प्रेजेंटेशन बेटर हो। इसीलिए कहा जाता है कि खाना जब भी दीजिए उसको थोड़ा सजा के दीजिए, तो जितना भी सलेवरी आइटम्स है वो निकलना शुरू। तो मुंह में जब लार है, सारा स्वाद उसी का है। खाने में स्वाद होता है, लेकिन खाने का मेन स्वाद क्या है, ये सलेवरी। इस सलाइवा में जो चीज़ें हैं, जो एंजाइम्स हैं, यही मेन स्वादिष्ट होता है। इसीलिए कुत्ता जब हड्डी खाता है तो हड्डी में तो कोई स्वाद है नहीं, लेकिन उसको खाने में जो आनंद मिलता है उसको लार निकल जाता है काफ़ी। तो खाना में चटनी, सलाद जो देते हैं, जो अचार देते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, आपका लार को बढ़ाती है। तो लार का एक काम तो हो गया भोजन में टेस्ट
ला देना, वो भी है। दूसरा क्या है कि वो भोजन को, जैसे कि आटा को गूँथा जाता है, नीडिंग किया जाता है ना, उस तरीके का काम लार करता है मुंह में। क्योंकि थोड़ा सा मात्रा में उसमें म्यूकस भी होता है। लार में क्या क्या होता है? म्यूकस भी होता है। लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है, म्यूकस होता है, और क्या होता है? एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। ठीक है, तो एक तो वो क्या किया, चिपचिपा कर दिया उसको म्यूकस डाल के, तब वो गोल बन जाएगा। दूसरा क्या करता है, लाइसोजाइम, जैसे आपने कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ खा लिया, कई बार देखते हैं ना कि भाई चलिए कोई चीज़ अच्छा है, मिठाई है, तो आप किसी भी हाथ से आप पकड़ लिया बिना हाथ को वॉश किए हुए, तो जो कीड़े मकोड़े तो नहीं कहेंगे, कीटाणु भी नहीं कहेंगे, वायरस या जर्म्स जो रहेंगे यदि उसके साथ जा रहे हैं तो लाइसोजाइम उसको मुंह में ही मार देता है। देखिए छोटे बच्चे जो है कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेते हैं, तो यदि यह लाइसोजाइम मुंह में नहीं रहेगा तो उनका हर एक रोज़ इन्फेक्शन हो जाएगा। बड़े तो समझते हैं, छोटे लोग समझते नहीं। या फिर देखिए कई जगह पे मजदूर वगैरह हैं या जिनका हाथ वगैरह गंदा रहता है तो उसी हाथ से खा लिए, तो उन चीज़ों में लाइसोजाइम सपोर्ट करता है। क्लियर है? तो लार मुंह में है, वो पहला काम क्या है? म्यूकस की तरह चिपचिपा करना खाने को, क्योंकि खाना यदि यहाँ जाए और खट 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 गिरते हैं तो 2-4-10 मिनट गिर जाएगा। एक सिंपल चप्पल पहन के आप रबड़ का आते हैं और पत्थर का ये पूरा फर्श है, फिर भी उस पर दाग पड़ जाता है। और एक चीज़ ऐसा बनाया गया है जो चमड़े का है और उस पर 100 साल तक लगातार आपको सुबह शाम दोपहर 4 बार आदमी खाना खाता है, तो वो सारी चीज़ें यदि 100 साल तक इससे रगड़ खाएंगी तो कितना दिन बाद रगड़ा जाएगा? तो 10 से 15 दिन में खूने खून हो जाएगा। कभी सोचा है कि खूने खून क्यों नहीं होता है? इसका पूरा व्यवस्था किया गया, मिनिमम फ्रिक्शन का सिद्धांत लगाया जाता है। देखिए एक चीज़ ऐसा है, एक चीज़ ऐसा है और एक चीज़ ऐसा है। ये तीनों को रगड़ के यदि हम कहीं से पार करेंगे, यदि यह नीचे में सरफेस है तो किस में सबसे कम रगड़ होगा? गोल वाले में। गोल वाले में जो सर्कुलर चीज़ें होती है उसमें, तो खाना तो हम खा रहे हैं उबड़ खाबड़ तरीके से। खाना यदि मान लीजिए ऐसे सर्कल नहीं बने तो खाना कैसे हो जाएगा? ऐसे ऐसे हो जाएगा। और ये जब चूड़ा भूंजा खाए हैं और इस तरह का शेप ले ले और यहाँ से गर्दन से नीचे जाना शुरू करे तो क्या करेगा? गर्दा उड़ा देगा, छील झाल के पूरा खूने खून हो जाएगा। तो इसी को क्या किया था कि म्यूकस के थ्रू, एंजाइम के थ्रू जो चिपचिपा पदार्थ है यह गोल बन जाता है। खाना आपका कभी भी गोल बन के अंदर जाता है। ये जो गोल जो खाना बनता है मुंह में ही बन जाता है, मुंह के तुरंत बाद, इसी को कहते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। ठीक है। और यदि पूछे कि खाना पचने की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है तो क्या आंसर होगा? सब फिजियोकेमिकल। फिजियोकेमिकल प्रोसेस, यानी फिजियो किसको कहते हैं? जहाँ फिजिकल चीज़ें इन्वॉल्व हो। केमिकल किसको कहते हैं? जहाँ पर कि केमिकल चीज़ें इन्वॉल्व हो। तो केमिकल तो एंजाइम वगैरह इसमें है ही, सब केमिकल है। और दांत से जब पूछ रहे हैं तो क्या हुआ? जाता से पीसने की तरह है, तो ये फिजिकल है। तो इसमें दोनों तरह के काम होते हैं, फिजियो भी हैं और केमिकल भी। पूछे कि खाना पचाने में दांत का योगदान है कि नहीं, तो है। ठीक है। तो पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? ये सवाल पूछे तो मुंह से ही, शुरुआत उसकी मुंह से ही होती है। ठीक है। तो फिजियो केमिकल है, यह भी लिख लीजिए। मुंह से शुरुआत होती है। मुंह को बायोलॉजी के टर्म में बहुत सारे बातें बोलते हैं, जैसे कि ओरल कैविटी, बकल कैविटी, ठीक है, माउथ ओपनिंग, बहुत सारे वर्ड्स हैं उसके लिए। पाचन क्या है यदि इसकी परिभाषा पूछे तो क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना और सिंपलर टू सिंपलेस्ट फॉर्म तक ले जाना। ऐसे मान लीजिए आप खाना बड़ा बड़ा कोई चीज़ है उसको तोड़ देते हैं, मुंह में ही आधा से आधा तोड़ दिए, लेकिन फिर भी वह ऐसा नहीं है। पर्पस क्या है खाना को पचाने का? सोचा है कभी? फाइनली शरीर चलता रहे। तो हम लोग जब खाना खाएंगे तो खाना का फाइनल प्रोडक्ट हमारे सेल्स तक पहुंच जाए, ब्लड सेल्स में जाके मिल जाए, तब ना हर जगह पहुंच जाएगा। तो इतना मोटा मोटा चीज़ हम खा रहे हैं और उसको कितना फाइन बनाना है, कितना सिंपल करना है, सेल के द्वारा एब्जॉर्ब करने के लायक बनाना है। समझ रहे कितना छोटा करना है? इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं पाचन। ठीक है। तो खाना का पाचन का मेन पर्पस है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, और ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या है? ब्लड को जाके दे देगा। तो ये सब तो मेन, यदि आंसर में पूछे तो लिखना है कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ताकि वह ऊर्जा देने के योग्य हो सके,
इसको पाचन कहते हैं। मतलब भोजन को जटिल से सरल बनाना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि पाचन जो है हर चीज़ का नहीं होता है। बेसिक जो पाचन होता है यानी डाइजेशन होता है वह केवल वसा का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका किसका होता है? हाँ, तीनों का होता है। वसा यानी फैट, प्रोटीन तो प्रोटीन है ही, और कार्बोहाइड्रेट समझ ही रहे हैं। तो चावल दाल वगैरह खा रहे हैं, चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन दालें हैं, बाकी जो है फैट में जितना तेल मसाला घी खा रहे हैं सब फैट है। तो बोलिए कि विटामिन का क्या हुआ, मिनरल्स का क्या हुआ? तो इन सब का डाइजेशन नहीं होता है, ये खुद ही अवशोषण के योग्य होते हैं। ये इतने सिंपलर खुद ही होते हैं कि इनका डायरेक्ट हो जाता है। जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में। जल का अवशोषण डायरेक्ट होता है बड़ी आंत में, एब्जॉर्प्शन। तो ये जो पूरा आपने पढ़ा है, ये जो चीज़ है, ये इसको कहते हैं बकल कैविटी। यहाँ से घुसा खाना, ध्यान से देखिएगा चित्र में, खाना यहाँ से चला गया, उसके बाद यह ग्रास नली, जिसको क्या कह रहे हैं, एसोफेगस, ये ऊपर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे दो लैरिंग्स और फेरिंग्स दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। लैरिंग्स जो साउंड निकलता है ना, उसके यंत्र को कहते हैं लैरिंग्स, और यह फेरिंग्स जो है वह सांस के लिए रहता है, ठीक है। मेन आपको ध्यान रखना है एसोफेगस। ओसोफेगस या इसका स्पेलिंग OESOPHGUS, ठीक है। एसोफेगस बोलते हैं बेसिकली इसको, ठीक है। तो यहाँ से खाना आ गया, इसी जगह पे वो बोलस बन जाता है, यहाँ पर ही ये बोलस बन गया। अब ये बोलस ऐसे ऐसे गिरता है, यहाँ पर आया। ये जो मेन पार्ट है इसी को स्टमक बोलते हैं, और इसी को हिंदी में अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाशय। स्टमक में खाना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से खाना यदि चले, यदि हमारा मान लीजिए हमारी 6 फीट लंबाई है, तो इस जगह पर अमाशय है। अब यहाँ से यहाँ यदि ठक से गिर जाए तो कितना दिन में गड्ढा हो जाएगा? जैसे कहीं पर कोई चीज़ रोज़ गिराई है तो देखिए कि बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। कुआं से पानी खींचते हैं तो बाल्टी रखते हैं तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। तो यहाँ जब गड्ढा हो जाएगा तो आदमी यहाँ से खाएगा, डायरेक्ट यहाँ गिर जाएगा, गया काम से, किसी काम का नहीं रहेगा। ये क्या होता है, यहीं पर इसको पकड़ लेता है। अब इस चित्र को ऐसे समझिए, ये पूरा पाइप में खाना है, तो इस जगह पे क्या है, बोलस है, तो यहाँ पर, यहाँ भी बोलस है, तो ये एक बार ऐसे दब जाएगा ऐसे। अब इसको ठेल के आगे कर देगा। जब ये आगे जाएगा तो फिर ये यहाँ पे दबेगा, फिर इसको और आगे कर देगा, फिर यहाँ दबेगा, फिर इसको और ऐसे करके बढ़ेगा। इसको कहते हैं क्रम अनुकुंचन, क्रमानुकुंचन। आसान है क्यों? क्रम अनुकुंचन, क्रमानुकुंचन, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। तो पेरिस्टाल्सिस आसान लग रहा है और क्रमानुकुंचन टफ है। क्रम से देखिए, क्रम, पहले इसमें वर्ड क्या है, क्रम प्लस अनु और प्लस आकुंचन। तो क्रम अनु आकुंचन यानी क्रमानुकुंचन, यानी कि क्रमशः वो दबता है, मोटा होता है। आप कोई पाइप लीजिएगा, पाइप के अंदर में एक छोटा सा बॉल डाल दीजिए कांच का, तो इधर से उसको दबाएंगे तो आगे बढ़ जाएगा। जब आगे बढ़ा तो फिर वहाँ दबाइए, फिर आगे बढ़ा, ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ता रहता है। निचोड़ना, जब कपड़े को निचोड़ते हैं तो कैसे वो पानी उसका बाहर निकलता रहता है। जिस पार्ट को आपने निचोड़ दिया वहाँ पे पानी नहीं रहता है, बाकी भी चला जाता है। इसी प्रोसेस से आगे बढ़ता है। इसी को गट मूवमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गट मूवमेंट। देखिएगा, डॉक्टर कई बार कहेगा कि बीमार आदमी को कि इनका गट मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी जहाँ खाए हैं वहीं रखे हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। सोचिए कि इसको 9 मीटर पार करना है और 3 मीटर के बाद रुक जाए, तब संकट कितना भारी है। अब उन लोगों का संकट समझिए, जो कहता है खाना पच नहीं रहा है, पेट क्लियर नहीं हो रहा है, ये बाद में समस्याएं होती हैं। इसलिए अभी आप जितना भी पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सब, हम लोग उसमें शामिल हैं, हम अपने आप को बाहर नहीं कर रहे हैं, ये सब जो है बाद में दिक्कत देगा, क्योंकि इसका जो बेसिक मटेरियल है यह बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ता है। यदि भूंजा चूड़ा ये सब तरह का आप खाएंगे, जो सेलुलोज वाला आइटम है, जिसमें रफेज है, जिसमें फाइबर्स हैं, वो क्या करेगा, इसको आगे बढ़ाएगा। इसलिए सारा जो प्रोसेस जो है ऊर्जा देने का, जब इसी भोजन की प्रक्रिया पर है और इसमें ही यदि आपने गलती कर दिया तो सारा सिस्टम उसके अनुपात में गलत होगा कि नहीं होगा। बेसिकली क्या है कि भारत में तो खाना किचन में बना के चूल्हा पर अब तक मिल रहा है। बहुत सारे देशों में चूल्हा ख़त्म हो गया है, चूल्हा ही नहीं। तो जिस देश में चूल्हा नहीं रहेगा तो वहाँ तो अंततः नुकसान होगा ही ना।
वहाँ खाना का क्या है, खाना मतलब एक पैकेट इधर से एक पैकेट इधर से, खाली पानी गर्म चाहिए बस। ये पैकेट डालिए, वो पैकेट डालिए, और वो जो डालता है ना उसी को कहता है ही इज़ प्रिपेयरिंग फूड फॉर अस। खाना छौंक के बघार के तेल लगा तो वास्को डी गामा आया, देखा मसाला तब ना ले गया, नहीं तो लोग जानता ही नहीं था। तो खाना नहीं बन पा रहा है आज के डेट में। किचन और आपके पूरे स्वास्थ्य का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? किचन में। कितने भी बड़े आदमी बन जाएगा, ऐसा थोड़े है कि खूब बड़ा बन जाएगा तो सोना का गुल्ली खाइएगा, नहीं ना, खाना ही खाना है। तो यह बेसिक हमेशा, फीमेल हो मेल हो, हमेशा ध्यान रखिए खाना एकदम, मतलब एक दिन भले गड़बड़ खा लीजिए सप्ताह में, बाकी दिन सात्विक खाना है यदि लंबा जीना है तो। और विद्यार्थी को तो खास करके, कई लोग होता है ना परीक्षा के पास पहले गड़बड़ सड़बड़ खा लिए और जाके वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे उल्टी कर रहे हैं, तो वहाँ ज्ञान का उल्टी कीजिए, एक्चुअल उल्टी नहीं, ठीक है। तो ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से खाना आगे बढ़ता है और इसको धीरे धीरे नियंत्रण में रखता है, इसलिए ये जाके चोट नहीं पहुँचाता है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये जो इसमें घुसा, यह जो पार्ट है यह 3 भाग में बटा होता है। ये जो अमाशय पार्ट है, पेट इसी को कहते हैं। पेट जो हम लोग कहते हैं ना पेट, तो यही है पेट, ये वाला पार्ट। इसी को पेट भी कहते हैं, इसी को स्टमक भी कहते हैं, इसी को अमाशय भी कहते हैं। ऐसे ही पेट में घुसता है यहाँ पर, तो ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर रहता है HCl। यही कहता है स्वागत नहीं करोगे हमारा, स्वागत के लिए कौन खड़ा है? HCl। यहाँ जो कीड़ा नहीं मरा था मुंह में, मान लीजिए कुछ ज़्यादा ही कीड़ा वाला खाना खा लिए या गंदा हाथ से खा लिया, उस तरह का रहा, तो उसका स्वागत HCl से होता है। इसका pH वैल्यू 2 से नीचे होता है। आपको पता है कि 6 से नीचे जितना होगा उतना एसिडिक होगा, 6 से जितना ऊपर होगा उतना बेसिक होगा। तो ये जो 2 से नीचे मतलब 1.7 के आसपास pH वैल्यू रहता है, काफ़ी हाई एसिडिक रहता है, तो उसको पूरा तोड़ ताड़ के बर्बाद कर देता है। आपका खाना गया नहीं यहाँ पे कि एकदम एसिड के साथ मिल जाता है। तो खाना का यहाँ नाम क्या हो गया है? बोलस। बोलस यहाँ घुसा तो यहाँ पर वो टूट गया, थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में आ गया, नहीं आ जाएगा। उसके बाद इसके बीच में जो है ना, तो ये जो पार्ट है अमाशय का, इसको कार्डियक बोलते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। कार्डियक पार्ट इसलिए होता है कि यह जो है ना, देखिए कि यहाँ पे पेट है और यहाँ पे कार्डियक है, यानी कि यहाँ पे हार्ट है। तो पेट का जो भाग हार्ट से सटा रहता है उसको कार्डियक पार्ट बोलते हैं। कार्डियक इज समथिंग पर्टेनिंग टू हार्ट। तो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? अब आ गया इस जगह पर कार्डियक है, उसके आगे जो एक पार्ट होता है, कार्डिक नहीं, कुछ ऐसी क से ही नाम है इसका, देख लीजिएगा। और उसके बाद ये होता है पाइलोरिक। 3 पार्ट है, यानी स्टमक का 3 पार्ट है। प्रोसेस क्या, टारगेट क्या है? सिंपलर फॉर्म में बांटना। अभी तक हमारा क्या हुआ, यहाँ पर आके फिजिकल चेंजेज हुए, उसके सब दाल चावल सब एक दूसरे में मिल गया जितना कुछ है। फिर वो गोला बना, गोला को क्या बोलते हैं? बोलस। बोलस नीचे चला, किससे चला? एसोफेगस से चला, नीचे आया, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो कहाँ पहुँचा? पेट के पहले भाग में, जिसको बोलते हैं कार्डियक, ठीक है। अब कार्डियक में जो पहुँचा तो वहाँ पर उसका स्वागत कौन किया? HCl। उसको उसके साथ मिल के वो एसिडिक बना दिया और तोड़ दिया, क्योंकि HCl मिलेगा तो वो बहुत सारे भाग में टूट जाएगा। फिर ये इसके अगले भाग में यहाँ पर एक होता है, उसको कहते हैं रूजी, मतलब कार्डियक के बाद दूसरा भाग होता है, फिर तीसरा पाइलोरिक होता है। यहाँ इस जो भाग है, इस भाग में एकमात्र काम होता है भोजन, जैसे कि ये इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, वो ऐसे है, इसके ऊपर में ऐसे ऐसे खांचा बना होता है। ये सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पर ऐसे ऐसे खांचा बना होता है। तो ये जो खांचा है इसी को रूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूजी। अब खाना आपका चला, फर्स्ट पार्ट में HCl से मिल गया, उसके बाद इस पार्ट में वो रूजी से मिला। रूजी क्या क्या है? खांचा है, तो इस खांचे पे कोई सामान जाएगा तो नहीं ये लग रहा है कि तारू टाइप का बनाया हुआ है, तो ये बिखर जाएगा। उसको फैलाने के लिए थोड़ा सा बिखर जाएगा और थोड़ा सा रुकेगा, क्योंकि नहीं तो खाना सट से यहाँ आया और फट से यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ खाना को रोकने के लिए रूजी होता है, रोकने के लिए, अवरोध पैदा करता है, फ्रिक्शन देता है, नहीं फ्रिक्शन टाइप का है। तो इसलिए क्योंकि यह जो पार्ट है 3 से 4 घंटा खाना यहाँ रहता है, इसलिए खाने के 3-4 घंटे बाद ही फिर कुछ खाना चाहिए।
3 घंटा के अंदर तो भी उसी पे काम चल रहा है, फिर आपने दूसरा को काम दे दिया। क्लियर है? हम लोग आज डाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। मुंह से शुरू किए हैं। मुंह में खाना गया तो वहाँ पर कुछ एंजाइम सिक्रेट हुआ। एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन और म्यूकस और लाइसोसोम और एक डायस्टेज होता है। 4 लिख लीजिए। मुंह में कौन कौन सी चीज़ है? एक एमाइलेज है, सॉरी एमाइलेज बोल रहे हैं, लाइसोसोम है, टाइलिन है और उसके बाद म्यूकस है और डायस्टेज है। डायस्टेज होता है, मतलब DIASTAG। तो क्लियर हो गया। म्यूकस जो खाना को चिपचिपा बनाता है, उसके बाद खाना गोल बन जाता है। इस गोल को क्या बोलते हैं? बोलस, है ना, बोलस बोलते हैं इसको, ये गोल। और ये जो फिर नीचे आता है तो HCl से यहाँ पे टकराता है, फिर आगे बढ़ता है तो रुधि पर वो संघर्ष करता है, 3 घंटा रुकता है। और यहाँ जो है पैलोरिक में पहली बार इसको किसी एंजाइम से भेंट होता है, ठीक है। इसके मुंह पर यहाँ एक ढक्कन लगा होता है। आँत जहाँ शुरू होता है ना, वहाँ पर एक, जैसे कैसे आप बोतल लेते हैं तो ऊपर में एक ढक्कन खटखट बंद हो जाता है, क्योंकि यदि यहाँ पे ढक्कन नहीं है तो आदमी को उल्टा करेंगे, सारा खाना बाहर आ जाएगा। उल्टी करते समय यही ढक्कन खुल जाता है, स्पिंसर या ऐसे कुछ इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ढक्कन होता है जो कि खुल जाता है। कब? जब उल्टी होता है, अदरवाइज इसको बाहर जाने से वो रोकता है। और जब आप गर्दन भर खा लीजिएगा तो खुल ही जाएगा। तो उसी में बार बार ऐसा करने पे भी मुंह में आ जाता है। यहाँ पर पहली बार एंजाइम से भेंट होता है, जिस एंजाइम का नाम है, क्या नाम है? रेनिन, ठीक है। तो यहाँ तक आप पहुँच गए। रेनिन क्या करेगा? रेनिन, चलिए ठीक है। तो बोलस भी हो गया। ये जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? गट मूवमेंट के लिए एक वर्ड यूज दिए थे ना, क्रमानुकुंचन, या फिर इंग्लिश में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। कार्डिक बोलते हैं इसको, कार्डिक। सेकंड वाले को कार्डिक बोलते हैं, कार्डिक। पहले को कार्डियक, कार्डियक, कार्डिक और पैलोरिक, 3 रहता है। उसका कोई महत्व नहीं, वो पूछेगा भी नहीं, पैलोरिक से पूछ सकता है। तो पैलोरिक में पहली बार ग्लैंड नाम का चीज़ आता है। ग्लैंड मतलब कि कोई एंजाइम जो पेट में पहली बार आया, वो कौन सा है? रेनिन, ठीक है। तो रेनिन के बारे में लिखिए, यह दूध को दही बनाता है। बच्चों में यह एक्टिव रहता है, इसीलिए बच्चा सब थोड़ा भी उल्टी करेगा, देखिए दही टाइप का चीज़ निकल जाता है। बुढ़ापा में जाके ये खत्म हो जाता है। हाँ? रेनिन, रेनिन जो है पैलोरिक वाले पार्ट में, यह तीनों पेट का ही पार्ट है। पेट के तीसरे पार्ट में रेनिन का सिक्रेशन होता है और यह दूध को दही बनाता है। उमेश, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसीलिए अब कई बार दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? नहीं, तो रेनिन तो है ही। रेनिन तो एंजाइम है जो कि प्रोटीन को बदलता है, यानी कि दही बनाता है दूध को। लेकिन दूध में केसिन, केसिन, केसिन प्रोटीन होता है, केसिन। और दूसरा इसमें पाया जाता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन बना देता है। पेप्टोड, प्रोटीन को पेप्टोड बना देता है, प्रोटीन को पेप्टोड बना देता है। अब देखिए, आपको बताया ना कि 3 चीज़ों का पाचन होता है। बेसिकली किसका किसका पाचन होता है? 3 चीज़ का, एक प्रोटीन का, एक कार्बोहाइड्रेट का और एक फैट का, वसा का। तो प्रोटीन के पाचन का पहला चरण शुरू हो गया। अभी इसको याद कर लीजिए, यहाँ से आपका याद करने का काम शुरू हो गया। प्रोटीन को जब पाचन किया गया तो क्या हुआ? प्रोटीन को किसने पाचन किया? पेप्सिन ने। और क्या बना दिया उसको? प्रोटीन को पेप्टोड बना। तब पेप्टोड याद रखिएगा। अगले चरण में पेप्टोड को अभी सिंप्लीफाई करेंगे। जब तक यह एमिनो अम्ल, जब तक यह ग्लूकोज, जब तक पॉलीसेक्राइड न बन जाए, तब तक ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसलिए अभी यह क्या बना है? प्रोटीन बना है पेप्टोड। अभी इसको कई चरण पार करना है, तब जाके यह एमिनो एसिड बनेगा, तो हमारे काम आएगा। ठीक है, आगे लिखिए। तो पैलोरिक में 2 चीज़ें हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन से क्या होता है? सोनो सोनो सोनो, रेनिन से क्या होता है? हाँ, दूध में कौन सा? दूध से दही बनता है। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अंजलि, दूध में कौन सा? हाँ ठीक है, केसिन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? अभी तक कहीं कोई दिक्कत हुआ तो बताइए। खाना मुंह में आया, 4 तरह का एंजाइम है, चारों को रिपीट कीजिए। डायस्टेज, बोर्ड पे लिख दें। देखिए म्यूकस है, पहला क्या है?
म्यूकस, यह क्या करता है, चिपचिपा बनाता है खाना को, ठीक है। दूसरा क्या है, टाइलिन है, यह क्या करेगा, और इसके साथ दोनों को रखिए, डायस्टेज को भी रखिए, ठीक है। ये दोनों मिलके, टाइलिन और डायस्टेज मिलके स्टार्च को पाचन करने में मदद करते हैं। किसको? स्टार्च को, जिसको हिंदी में मंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्च को। और चौथा क्या है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम यह क्या करता है, जो उसमें वायरस या कीड़े या गंदगी है उसको मारने का, यानी कि जर्म्स को मारता है। क्लियर है? 4 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे 4 चीज़ का हो गया। अंजलि क्लियर है आपको? तो मुंह में एक 4 चीज़, दोनों का काम भी हो गया। म्यूकस चिपचिपा करता है, इसलिए वो गोल बन जाता है चिपचिपा में चिपक के, और ये जो है उसमें स्टार्च का पाचन का प्रक्रिया शुरू कर देता है, और यह उसके जर्म्स को मार देता है, लाइसोजाइम। फिर वो गिरता है पेट में, जहाँ HCl उसको और सिंप्लीफाई कर देता है, क्योंकि HCl का pH वैल्यू पूछता है, क्या रहता है, 1.7 से 2 के बीच में रहता है, ठीक है, यानी बिलो 2 रहता है, यानी हाई एसिडिक है, हाईली एसिडिक है। उसके बाद रूजी क्या करता है, फैला देता है, रोकता है, खाना को अवरोध पैदा करता है, खाना, हाँ, बोलस को तोड़ता है वहाँ पर जाके, और उसको रोकता है। क्यों? क्योंकि खाना पेट में 3 से 4 घंटे रुकना चाहिए, 3 से 4 घंटे रुकता है। ये रूजी का एक और फंक्शन है कि आप बोलिएगा पेट दर्द कर रहा है, भूखे पेट दर्द कर रहा है, कई बार होता है ना ऐसा, खाना नहीं खाइएगा तो यही जो खांचा है ना, आप ही के पेट में चुभने लगता है। इसका जो खांचेदार प्रणाली है, आप इसको ला के उसके ऊपर सामान रख दिए तो ठीक है, और खाली पेट रहिएगा लंबा तो यही आप ही के पेट में चुभता है, और चुभन महसूस होती है, लगता है पेट दर्द कर रहा है, दैट इज़ रूजी, ठीक है। अब आप इसके आगे बढ़िएगा तो 2 चीज़ सिक्रेशन होगा, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या गया, दूध को दही बना देगा, केसिन को ये कर देगा, और जो पेप्सिन है वो क्या करता है, पेप्टोड, बी एक्यूरेट, क्या प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोड, प्रोटीन को पेप्टोड बनाता है। चलिए, मान लीजिए आपको खूब एसिड बन जाए, एसिडिक हो जाए, तो ढकार आएगा, हैं? नहीं होगा। खाना आप खूब खा लिए तो इसी एसिड में लिपट के खाना यहाँ तक आ जाएगा, तो एसिडिक। तो क्या उपाय है, यदि खूब एसिडिटी हो तो उसका क्या उपाय है, कुछ ऐसा चीज़ जो बेसिक हो, नेचर में क्या हो, क्षारीय हो, जैसे इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीजिएगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। एक हम लोग जब पढ़ते थे UPSC क्लास में, तो मेंस की क्लास में एक लड़का मेरे साथ में बैठता था, सर से बड़ा टिपिकल सवाल पूछता था। हमारे जो सर थे, बोला कि सर ये जो खाना है, पेट जो है सब चीज़ पचा देता है, मांस खाते हैं हम लोग, हड्डी उड्डी भी खाते हैं सब, तब भी पचा देता है, तो अपने भी मांस का बना हुआ खुद क्यों नहीं पच जाता है? कभी सोचें आप? ऐसा हो जाए तो गजब हो जाएगा। नहीं, आपको यदि मान लीजिए नॉनवेज खाने का मन है तो पूरा पेट ही नॉनवेज है, वही गल जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होता है? तो क्या है उसका नाम, एक म्यूकोसा का लेयर होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि इसको बचाता है, बाहरी चीज़ से उसको रोकता है। जैसे मान लीजिए लोहा गलाना है तो टंगस्टन का बेस होता है ना, समझिए कि वो पूरे पेट के लिए वो टंगस्टन का बेस है। क्या है? अ लेयर ऑफ म्यूकोसा। यही सेफ करता है इस चीज़ को। ये जो आया हाइड्रोक्लोरिक, सब कुछ इसके ऊपर जो है ना, समझिए कि वो एक बाहरी आवरण की तरह काम करता है, लेयर ऑफ म्यूकोसा, म्यूकोसा, MUCOSA, म्यूकोसा। अब यहाँ जो बोलस था, यहाँ तक वो बदलते बदलते फिर एक बार यहाँ जब अम्ल से मिलता है एंजाइम से, तो फिर गोल हो जाता है। गोल मतलब एक अलग शेप में हो जाता है इस जगह पे आते हुए, यानी कि अमाशय के आखिरी पॉइंट तक आते आते बोलस क्या बन जाता है, काइम, ठीक है ना। स्पेलिंग देख लीजिएगा, शायद CHYME होता है, ठीक है ना। यहाँ जो बोलस था, यहाँ HCl से मिला, रूजी से मिला, और उसके बाद 2 तरह के एंजाइम से मिला, तो क्या बन गया, काइम बन गया। बोलस क्या बन गया, काइम बन गया। अब ये काइम, तो पूछेगा कि भाई बोलस क्या बन गया यहाँ पे, तो काइम। अब ये काइम आगे जाएगा। यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा उतना स्पष्ट नहीं बना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एडिट कर रहे हैं। देखिए, ये जो छाता की तरह जो स्ट्रक्चर बना है, यह है लीवर। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लीवर इन्होंने लिखा हुआ है। इसी के बगल में एक ऐसे छोटा सा स्ट्रक्चर रहता है,
कीप की तरह रहता है, उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। और इससे इधर जो थोड़ा सा दूरी पर एक स्ट्रक्चर, मान लीजिए इसको जनरल बना दे रहे हैं हम, यह है पैंक्रियाज, ठीक है ना। तो पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर और लीवर अब याद कर लीजिए। अभी तक आपने क्या याद किया था? केवल स्टमक। अब क्या करना है? यह है अमाशय और यह है पित्ताशय और यह है अग्न्याशय। तो इंग्लिश में बोलेंगे तो स्टमक, यह हो गया गॉल ब्लैडर, और यह हो गया पैंक्रियाज, और यह हो गया लीवर। हिंदी में बोले तो यकृत, अग्न्याशय और अमाशय। ये अमाशय, ये अग्न्याशय और यह पित्ताशय। पित्त मतलब गॉल, ठीक है ना। पित्त की थैली। अब देखिए पित्त के बारे में दो बातें दोनों स्पष्ट याद कर लीजिए, सवाल आएगा। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। और पित्त का स्टोरेज कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर में। पित्त का निर्माण लीवर में और पित्त का स्टोरेज गॉल ब्लैडर में। कोई दिक्कत? पित्त मतलब जो है ना एक बेसिक नेचर का चीज़ है। हाँ, बाइल जूस। तो बाइल जूस क्या होता है? यह बेसिक प्रॉपर्टी का होता है, इसका बहुत यूज है, बहुत शानदार चीज़ है। अब देखिएगा किसी किसी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है, प्रॉब्लम आ गया, उसे पथरी बन गया। चावल के साथ टमाटर खाइएगा तो पथरी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। पथरी का क्या होता है केमिकल फार्मूला? कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट कब बनता है? चावल में कैल्शियम की मात्रा रहता है और टमाटर से ऑक्जेलेट मिल जाता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाता है। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि टमाटर खाना छोड़ दीजिए, लेकिन पथरी पत्थर नहीं होता है, इसके लिए हम बता रहे। पथरी क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट है। तो यहाँ पर थे ना हम लोग, कहाँ पर? पैंक्रियाज। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, लीवर बनाता है बाइल जूस को या स्टोर करता है। तो मान लीजिए कभी कभी इसमें प्रॉब्लम हो गया, इसको हटा दिया गया, तो आदमी तो अब बाइल जूस उसको रहेगा ही नहीं। तो बहुत बड़ा यूज है, बताएंगे। बाइल जूस नहीं रहेगा तो आंत काम नहीं करेगा, बाइल जूस नहीं रहेगा तो आंत काम नहीं करेगा। पूछिएगा कैसे? खाना यहाँ तक तो ठीक है, अब यहाँ से जैसे खाना आगे बढ़ता है तो कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत बोलता है कि भाई साहब ऐसा है कि आप तो खाना को एसिड में पूरा लपेट दिए, एसिडिक बना दिए ना, HCl में सारा खाना लिपटा हुआ है। बोला हम एसिडिक चीज़ को पचा नहीं सकते, आई कैन नॉट डाइजेस्ट एनीथिंग विच इज़ एसिडिक इन नेचर। अब बड़ा संकट है। तो लीवर का तो कोई बात नहीं, हम है ना। तो ये बनाता है बाइल जूस, और बाइल जूस जो है इसका pH 8 के आसपास होता है, यह बेसिक होता है। तो जैसे ही एसिड और बेस मिलता है तो न्यूट्रल हो जाता है। तो यह क्या करता है कि तुरंत छोड़ता है बाइल जूस। और इस छोटी आंत का जो यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, छोटी आंत का, इसके ये जो आया ना यहाँ से मान के चलिए छोटी आंत का ये से घुस रहा है, तब ना यहाँ से शुरुआत होगा। तो इस पॉइंट पर वो जाके उसको चाहिए क्या? बाइल जूस। तो एक पॉइंट यहाँ से आके इसमें जुड़ जाता है, इसको दे देता है। क्लियर है? बाइल जूस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जिसका pH कितना है? तो 2 pH का बात है। एक pH HCl के समय कितना है और यहाँ पे pH कितना है? तो यह जो यहाँ जो pH है 2 के 1.7 के आसपास या 2 के आसपास, यह क्या है? एसिडिक है और यह बेसिक है। तो बेसिक जब आएगा तो वो न्यूट्रल कर देगा उसको। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलस को अब क्या कहेंगे? इस जगह पर बोलस क्या बन गया? काइम बन गया। साक्षी है, समझ में आ रहा है? बोलस क्या बन गया? देखिए यदि एसिडिक नेचर का चीज़ मामला नीचे चला जाए तो लड़कों को तो नहीं समझ में आएगा, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए जिनको माँ बनना है उनके लिए बहुत संकट हो जाए, नहीं हो जाए? क्योंकि यूट्रस भी तो नीचे ही रहता है पेट में, तो वहाँ पर यदि कोई भी एसिडिक नेचर का चीज़ रहेगा तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इसलिए ईश्वर का ऐसा निर्माण है, इतना शानदार निर्माण है कि भाई यहाँ तक एसिड उसिड का काम करके काम खत्म करो, उसके बाद नीचे जो है सारा बेसिक रहेगा। ठीक है? कई बार ऐसा सवाल पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसका रेफरेंस दे दिया। आपके दिमाग में रहेगा तो आप उसको गेस कर सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वगैरह आने वाला है तो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। ये जो पैंक्रियाज है, पूछेगा भाई इसका काम क्या है? तो यह पाचक एंजाइम छोड़ता है, यानी पचाने वाले एंजाइम को यह रिलीज करता है। ठीक है ना? अब लिखिए 3 तरह का एंजाइम रिलीज करता है। एक का नाम है लाइपेज, एक का नाम है एमाइलेज और तीसरे का नाम है ट्रिप्सिन। लिख लीजिए लाइपेज, एमाइलेज
और ट्रिप्सिन। अब आपने क्या किया था, प्रोटीन को कौन तोड़ा था, पेप्सिन क्या बना दिया था, हैं? पेप्टोन, पेप्टोन या पेप्टोड, पेप्टोड बना दिया था। अब यहाँ पर आ गया ट्रिप्सिन, ये क्या करेगा, पेप्टोड को पेप्टाइड बना देगा, यह बना देगा पेप्टोड को, क्या बना देगा, पेप्टोड जो पहले बनाया था कौन, पेप्सिन। अब ये क्या किया, पेप्टोड को पेप्टाइड बना दिया। क्लियर है, पेप्टोड को पेप्टाइड बना, यानी कि ट्रिप्सिन ने, इसके पहले कौन था, पेप्सिन, पेप्सिन बना दिया था प्रोटीन को पेप्टोड, और ट्रिप्सिन क्या बना दिया, पेप्टोड को पेप्टाइड। निप्पू बताइए, आपको ये बात समझ में आ रही है। प्रोटीन का पाचन हमारा एक टारगेट है, क्या टारगेट है, कि प्रोटीन जब खाए हैं तो इसको पचा लेना है। तो पहले ट्रिप्सिन आया कि पहले पेप्सिन आया, पफ से पेप्सिन, प से पहला, दोनों याद कीजिएगा, पहले पेप्सिन आएगा और क्या करेगा, पेप्टोड बना देगा, प्रोटीन को क्या बना देगा अंजलि, पेप्टोड। और दोबारा फिर ये छोटी आंत में क्या आया, जो सिक्रेशन किससे हुआ, काम ये करेगा छोटी आंत में, लेकिन सिक्रेशन कहाँ से हुआ, पैंक्रियाज से, पैंक्रियाज से। ठीक है, ये काम अभी अधूरा है, अभी भी यह हमारे काम का नहीं है पेप्टाइड, कि जब तक एमिनो एसिड नहीं बनेगा। ठीक है ना। इधर दोनों का नाम बड़ा आसान है, लाइपेज, लाइपेज ल से है और लिपिड भी होता है ल से, लिपिड मतलब वसा। इसीलिए जब आपको डॉक्टर कहता है कि आपका जो है ना, हम लिपिड प्रोफाइल कराएंगे, मतलब कितना घी तेल मसाला खाए हैं उसका जांच कराएंगे, लिपिड प्रोफाइल उसी को कहते हैं। KFT टेस्ट होता है और LFT टेस्ट होता है। KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट और LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। तो इन चीज़ों को जान जाइए, समय के साथ किसी का सहयोग करेंगे तब भी काम आएगा, और किसी न किसी समय में अपने लिए भी काम आएगा। ठीक है ना। तो लाइपेज का काम समझ में आ गया पुनीत। लाइपेज क्या करेगा, फैट को पचाएगा, फैट यानी लिपिड को पचाएगा। और एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को पचाएगा। स्टार्च को पहले कौन पचा रहा था, मुंह में स्टार्च का पाचन कौन कर रहा था, अब कड़ी को जोड़िए, टाइलिन। तो स्टार्च के पाचन में क्या है, कौन कौन सहायक है, और आंसर में दे देगा टाइलिन और एमाइलेज, बोथ आर राइट। नहीं होगा, डायस्टेज भी होगा, टाइलिन भी होगा और एमाइलेज भी होगा, हो गया ना। अब आपका क्या हुआ, एक कड़ी जुड़ गया, क्या जुड़ गया, एमाइलेज किसके लिए है, स्टार्च के लिए, यह किसके लिए है, वसा के लिए या फैट के लिए या लिपिड के लिए। क्लियर। तो हमारा एक स्टेप इसमें पार हो गया, क्योंकि ये पच गया ना, एक ही बार में काम कर दिया, इसका स्टेप नहीं चल रहा, प्रोटीन में टाइम लगता है। इसीलिए बुढ़ापा में कहा जाता है कि दाल कम खाइए, अंडा जो है कच्चा खा जाइए, पक्का उबाल के मत खाइए, क्योंकि जब भी उसको दाल को ज़्यादा पका दीजिएगा तो वो हार्ड प्रोटीन बन जाता है। हार्ड प्रोटीन जो है कई तरह से नुकसान करता है, एक तो पचने में 3-4 स्टेप लेगा, और दूसरा किडनी पर जाके पूरा मारता है स्ट्रोक। तो किडनी का जो फिल्टर है ना उसको बड़ा कर देता है, इसीलिए पता चला कि छन्नी खराब हो गया, अब जो आ रहा है पूरा डायरेक्ट निकल रहा है। इसीलिए पता यूरिन से ही डायरेक्ट आपको प्रोटीन निकलना शुरू होता है, बहुत ख़राब बीमारी है। तो इन चीज़ों को जानिएगा ना, थोड़ा सा डर लगा रहेगा तो कम खाइएगा, समझ के इस एज में खाइए, 50 साल के बाद मत खाइएगा, 60 साल के बाद मत खाइएगा। जितना मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है, ब्लेस्ड हैं कि हम भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम से मिले हुए हैं, उनके साथ बैठ के चाय भी पिए हुए हैं। तो हमने जब उनसे पूछा कि सर फ्यूचर में क्या सोल्यूशन है जो इतनी चीज़ें आ रही हैं, तो APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा कि गांव की ओर लौटो, रिटर्न टू विलेजेस। उस समय हम दिल्ली में थे तो पटना चले आए। कहने का मतलब है उसका कोई मलाल नहीं है, बहुत अच्छा डिसीजन था। आज हम यहाँ आप लोगों को पढ़ाते हैं और अपने गांव में खेती कराते हैं। कहने का मतलब है आप लोग को भी सीखना चाहिए, अपने गांव से जुड़िए, वातावरण से जुड़िए, प्रकृति की ओर लौटिए, प्रतिस्पर्धा से दूर रहिए। अपने जीवन ये बहुत बहुमूल्य है, बायोलॉजी की क्लास की शुरुआत में ही कहा, इस बहुमूल्य जीवन को एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने का मतलब बहुत जिन चीज़ों से दिमाग को आनंद मिले,
कई बार हम किसी बूढ़े से बात करते हैं, किसी बच्चे को खिलाते हैं, उसमें हमको बहुत आनंद आता है। आप लोग को भी बहुत सारा, कभी खेलते हैं तो उसमें ध्यान रहता है कि हम दुनिया में कहाँ फंसे हैं, बस यही ध्यान रहता है कि बस ये रैकेट को, शटल को मारना है और उधर गिराना है। तो इसी को परमानंद बोलते हैं। जब छोटे से अवसर में आप दुनिया से कट जाएं, दैट इज कॉल्ड योगा। योगा क्या है? योगा चित्त वृत्ति निरोध है, यानी कि चित्त की वृत्तियों पे आपको नियंत्रण हो गया। तो वैसा स्थिति कब आएगा? जब आप अपने ऊपर नियंत्रण कर पाइएगा। फ्रेशनेस गांव में है, वैसा नहीं कि आप गांव जाइए वहीं पर गर्दा उड़ा के एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, नहीं तो गांव भी बर्बाद हो जाएगा। लोग कर ही रहे हैं। हम देखें कि गांव में एसी लगाए हुए हैं, मतलब क्या काम से। जिस दिन गांव में पहला एसी लग गया, समझिए कि गांव आधा एसी खत्म हो गया। तो कभी भी मिट्टी को देख के मत परेशान होइए, मिट्टी से ही आपका जन्म है और मिट्टी में ही चले जाएंगे। इसलिए मिट्टी से बहुत प्रेम कीजिए। जिन बच्चों ने मिट्टी पे अपना बचपन बिताया है उनको समस्या नहीं होती है। एसी के घर से एसी के गाड़ी में जाओगे तो दिक्कत होगा ही। चलिए ख़त्म करते हैं हमको। तो छोटी आंत में एक शर्त है कि अम्लीय खाना नहीं पचेगा, एसिडिक खाना को हम नहीं पचा सकते हैं। तो उसके लिए बेसिक बनाना है। बेसिक बनाने के लिए लीवर को क्या करना है? बाइल जूस रिलीज़ करना होगा। लीवर को बाइल जूस रिलीज़ करने के लिए एक संकेत चाहिए कि भाई कब करें। मान ली हमेशा नहीं ना कर सकता है, बाइल को स्टोर करके रखे हुए हैं, तो कहता है कि नहीं भाई बाइल को हमको रिलीज़ करवा दीजिए, ठीक है। उसको रिलीज़ कराने के लिए जो कहता है उसका नाम क्या है? दो चीज़ है, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोले COLE SYSTOKYNIN, स्पेलिंग ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है ना। इसका कोलेसिस्टोकाइनिन, और एक एंजाइम है जिसका नाम है सेक्रेटिन, ACCRETIN, सेक्रेटिन। यह दो तरह का हार्मोन है। इसको एंजाइम नहीं लिखिएगा, लिखिएगा ये दोनों हार्मोन हैं। ये हार्मोन क्या है? हार्मोन वर्क एज मैसेंजर, यह संदेश वाहक की तरह काम करते हैं। तो ये हार्मोन जब रिलीज होगा तो यह जाके क्या कहेगा? हाँ, तो एक ये जो है लीवर को इंडिकेशन देता है, और एक जो है कोलेसिस्टोकाइनिन लीवर को बोलता है, और जो दूसरा वाला सेक्रेटिन है यह पैंक्रियाज को बोलता है, ठीक है ना। दो यहीं पर हार्मोन रिलीज होता है। एक का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन, दूसरे का नाम है सेक्रेटिन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन है, इसको कहता है कि भाई बाइल जूस रिलीज करो, और इसको कहता है कि तुम अपना जो भी गैस्ट्रिक जूस है वो रिलीज करो, यानी एंजाइम को रिलीज करो। हाँ, गॉल ब्लैडर जो निकाल लिया जाता है ना, तो उस केस में क्या होता है कि लीवर बनाता है और डायरेक्ट यूज होता है, स्टोरेज नहीं होता है। इसलिए गॉल ब्लैडर निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि साइकोलॉजिकली आदमी कमज़ोर ना हो तो कुछ भी फ़र्क नहीं है। स्टोर में नहीं है, इसका मतलब सीधा हिसाब है कि टंकी में पानी नहीं है लेकिन नल में पानी आ रहा है, तो डायरेक्ट पानी पे डिपेंड हो जाता है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, जो कहता है लीवर से कि भाई बाइल जूस रिलीज करो, यानी पित्ताशय से कहता है कि पित्त को रिलीज करो। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? पित्ताशय से कहता है पित्त को रिलीज करो। कौन कहता है? कोलेसिस्टोकाइनिन। और सेक्रेटिन कहता है इससे कि तुम एंजाइम रिलीज करो, पैंक्रियाज से। सेक्रेटिन पैंक्रियाज से कहता है कि तुम एंजाइम रिलीज करो, और तो क्या करता है? वही एंजाइम रिलीज करता है। कौन कौन सा? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, और वो इधर से बाइल जूस। तो बाइल जूस क्या करता है? इसको पूरा एसिडिक को बेसिक बना, सॉरी न्यूट्रल बना देता है। बेस को छोड़ता है तो न्यूट्रल बना देता है, और बाकी यह पचाने का काम करता है। बेसिक तो रहेगा, जब बेसिक उसके ऊपर प्रभावी हो गया तो बेस का तो है ही असर, न्यूट्रल खाना हो जाता है वहाँ पे जाके, ठीक है। अब यह छोटी आंत में मामला प्रवेश कर गया, ठीक है। छोटी आंत अंदर में होता है, ये जो अंदर में जो चल रहा है ना, ये वाला पार्ट में छोटी आंत, और ये पूरा बड़ा आंत होता है। समझाया? अलग से बता दें क्या? जैसे कि यह जो स्ट्रक्चर, इसको ऐसे समझिए, तो इसी को हम लोग जब ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो यह आंत का स्ट्रक्चर ले रहा है, लेकिन इसके अंदर में ऐसे ऐसे जो चल रहा है ना, ये छोटी आंत है, और ये बाहर बाहर जो चल रहा है यह बड़ी आंत है, ठीक है। और ये आके यहाँ पर एक इस जगह पर एक ऐसे ऐसे करके निकला रहता है, और यहाँ पर आके यह शंखनुमा बन जाता है। यह पूरा यह स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें छोटी आंत है, और छोटी आंत यहाँ से शुरू, यहाँ पर आके इससे मिल जाती है बड़ी आंत से, इस जगह पर ये पूरा घूम के। यह ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह मजबूत और कड़ा होता है। बड़ी आंत मजबूती में बड़ा होता है, ठीक है। लंबाई में छोटी आंत ही बड़ी होती है, ठीक है।
यह जो ऊपर जाता है इसको असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। मतलब बड़ी आंत के लिए क्या वर्ड आता है? कोलोन। कोलोन मतलब बड़ी आंत। तो असेंडिंग कोलोन, या ऊपर गया तो क्या बोलेंगे? असेंडिंग कोलोन, ASCENDING, असेंडिंग कोलोन। ऐसे जाएगा जब इधर से उधर तो कहलाएगा ये ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन। जब नीचे आएगा तो डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है। और ये जो इतना जो पार्ट है ना, यह पार्ट ऐसे ऐसे छोटा सा जो यहाँ जाके डिसेंडिंग में जाके जो मिलता है और यहाँ तक रहता है और यह लास्ट पॉइंट पर है, तो इसको कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। अब जब आदमी के आंत में दिक्कत होता है कि आंत से ब्लीडिंग होने लगा, आंत में मतलब घाव हो गया, आंत में अल्सर हो गया, आंत में किसी तरह का इन्फेक्शन, इरिटेशन हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम आंत में है, तो दो ही तरीका है। एक मुंह से ही पाइप डाला जाता है जिसमें टॉर्च, कैमरा और चाकू सब लगा रहता है। तो मुंह से जब डालते हैं तो वो कहाँ तक जाएगा? या यहाँ से डाला गया कोई चीज़ तो इस जगह तक जाएगा, यही तक लास्ट पॉइंट है, कर जाएगा वो, क्या दिक्कत है? वो तो सब उसी तरीके रहता है, वो तो पूरा का पूरा पार कर सकता है, लेकिन वो यहाँ तक जाएगा, इसी जगह तक, क्योंकि यहाँ के बाद उसका स्ट्रक्चर ऐसा है ना कि आसानी से नहीं जा सकता है। तो इसी को एंडोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा तो फिर यहाँ तक देखा कि नहीं, यहाँ तो सब ठीक ठाक है, यहाँ कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो खून तो आ रहा है लैट्रिन में, तो कहाँ से आ रहा है भाई? तो फिर नीचे से लगाता है। हंस रहे हो, डॉक्टर कैसे बनोगे? तो यहाँ से जब इसको डालेंगे पाइप को, तो ये इसका भी एक लिमिटेशन है। मान लीजिए यहाँ से डाला गया ना, तो ये ऐसे करके, तो पहले ऐसे जाएगा, छोटा सा यदि डालेंगे, टॉर्च और उसमें कैमरा वगैरह सब लगा रहता है, लाइट, कैमरा, एक्शन सब होता है, तो इसमें जब जाएगा ना तो यहाँ तक पहुँचेगा, जिसको कहेंगे कोलोनोस्कोपी। और कोलोनोस्कोपी बेसिकली सिग्मोइड कोलोन तक ही होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ा तो ऊपर तक जाता है, लेकिन जब इसमें भी ब्लीडिंग का पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हो रहा है और खून तो आ रहा है, तो स्टूल के कलर को देख के लोग बता देते हैं कि खून कहाँ से आ रहा है। यदि उसमें ज़्यादा रेडिशनेस है तो लोअर पार्ट से आ रहा है, थोड़ा सा ब्राउन है तो वो अपर पार्ट से आ रहा है, और कुछ ग्रीनिश वगैरह है तो और ज़्यादा ऊपर से आ रहा है। तो उसमें फिर वो डालते हैं एक बैलून, और बैलून में कैमरा लगा देते हैं, और वो बैलून का कैमरा ऑन ऑफ ऐसे ऐसे होता रहता है, और पूरा ये 9 मीटर घूम कर रिकॉर्डिंग करता है। ऊपर में पूरा रिकॉर्डिंग मशीन लगा रहता है, डॉक्टर लाइव उसको देखता रहता है स्ट्रिप पर, और आपका फ़ोटो आता रहता है, तो फिर बाद में वो निकल जाता है। तो इसको कहते हैं बैलून इंडोस्कोपी, सिंगल बैलून इंडोस्कोपी और डबल बैलून इंडोस्कोपी। यह बाद में जब बुजुर्गों के साथ देखिएगा हॉस्पिटल वगैरह का, भगवान न करे वैसा चक्कर लगे, तो ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, लाइफ में जानना भी चाहिए। तो यहाँ है कि ये बड़ी आंत का मामला है, बीच में छोटी आंत। तो हम लोग कहाँ घुसे थे? छोटी आंत पे। छोटी आंत में DJI लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? DJ और I, इलियम, इन्होंने साथ बनाया हुआ है, डियोडेनम, जेजुनम और एलियम। हम उसको वहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दिए। खाना हमारा वहाँ तक पहुँच चुका है, काम हो चुका है। अब जो आई है ना, आई वाले पार्ट को पहले क्लियर करके ख़त्म कीजिए, प्रोटीन को पचा दीजिए। आई में इरेप्सिन नाम का निकलता है एक एंजाइम, इरेप्सिन। पहले था पेप्सिन, फिर आया ट्रिप्सिन, अब क्या आ गया? इरेप्सिन। इरेप्सिन आता है तो वो क्या करता है, अभी हमारा प्रोटीन क्या बना था? पेप्टोड, पेप्टोड बन गया था पेप्टाइड। तो अब लीजिए पेप्टाइड को, तो पेप्टाइड को यह बदल देता है एमिनो एसिड, और इसके लिए कौन सा होता है? इरेप्सिन। तो दिक्कत, अब हमारा प्रोटीन पच गया। इसके बारे में लिख दीजिए, यहाँ इस एरिया में कोई पाचन नहीं होता, पाचन नहीं होता। कहाँ? डियोडेनम में। पूछेगा सवाल कहाँ पाचन नहीं होता है, तो डियोडेनम में कोई पाचन नहीं होता। ये जो जेजुनम है, यहाँ पर खाना को पूरी तरह से फैला दिया जाता है, एसिमिलेशन होता है। फूड का क्या होता है यहाँ पर? एसिमिलेशन होता है। यानी कैसे नहीं देखते हैं, किसी को फैला के उसका टोटल अवशोषण करने, जितना ज़्यादा वॉल्यूम एरिया बढ़ा होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ तक आपका हो गया। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ सिंपल हार्मोन है जिसके बारे में बोलता है कि भाई वो चेंज कर देता है, जैसे सुक्रोज, माल्टोज। तो उसमें जो उसका नाम है ना, उसी नाम का एंजाइम रहता है। जैसे कि ये है माल्टोज है तो माल्टेज, सुक्रोज है तो सुक्रेज, ऐसे करके फ्रक्टोज है तो फ्रक्टेज, और आगे जाके वो चेंजेस कर देता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आएगा तो आपको पता है जो उसका नाम है उसी से मिनरल उसका
एंजाइम रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो खाना यहाँ तक आया, यहाँ तक आके सब कुछ पच गया, सब कुछ यूजफुल हो गया, या तो सुक्रोज बन गया या ग्लूकोज बन गया या बन गया, लेकिन लास्टली पानी नहीं पचा अभी तक। तो यह काम रहता है बड़ी आंत का। तो बड़ी आंत का उसमें पानी का पाचन होता है। जल का पाचन कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में खराबी आएगा तो क्या होगा? पानी नहीं पचेगा, तब क्या होगा? डिहाइड्रेशन। पानी पचेगा नहीं, शरीर को पानी मिलेगा नहीं, अब जो भी पिए डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तो फिर ऊपर से पड़तम जैसे झड़तम प्राणी क्या करता, संकट की स्थिति, लूज मोशन। तो जल पचना भी जरूरी है, तो वो इसी पार्ट में होता है। क्लियर है? तो पूरे प्रोसेस के लिए 5 वर्ड है, लिखिए। इंजेशन, खाना जो खाते हैं उसको कहते हैं इंजेशन, INGESTION, इंजेशन। इंजेशन के बाद डाइजेशन, खाना मुंह में लिए, इंजेशन। खाना जो पचने का प्रक्रिया हुआ, इंजेशन, इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफिकेशन, और एसिमिलेशन और डिफिकेशन। ठीक है, ये 5 स्टेज है। खाना खाए, पचाए, उसको एब्जॉर्ब किए। तो ये एब्जॉर्ब करने का काम जो है ना यहाँ पर होता है, ये लास्ट पार्ट है ना, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है। पेट को अंदर में कभी कैमरा घुसेगा, किसी दूसरे का घुसा होगा तो उसका वीडियो अगर देखिएगा तो इसमें लगेगा ना कि ऐसे ऐसे जाली नुमा लटका हुआ। तो जो कुछ भी जाएगा ना वो उसमें से टच होता हुआ जाएगा। खाना आपका जा रहा है, सारा सॉफ्ट फॉर्म में है, तो ये क्या करेगा? बस ऐसे टच कर लेगा। ये जो चीज़ है इसको विलाई बोलते हैं, VILLI। ये विलाई ही क्या करता है कि बस सब टान लिया उसके अंदर से, सारा मटेरियल टान के, और यदि देना है किसको? सेल को, ब्लड को पहुंचाता है। तो ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। एसिमिलेशन का काम ज़्यादातर जेजुनम में होता है। यहाँ पर तो वही क्षारीय बेस वाला काम चल रहा है ड्यूडेनम में, तो यहाँ पाचन की क्रिया नहीं होता है। और नीचे जाके इलियम में आई वाला काम होता है, प्रोटीन वाला। बाकी सब इसी जगह पर आके फाइनल कंप्लीट होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो पूरे प्रोसेस में पैंक्रियाज का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। जितना भी चीज़ों को फाइनली पचाना है, वह रस कौन दे रहा है? वो एंजाइम कौन दे रहा है? पैंक्रियाज। तो सवाल पूछेगा कि पैंक्रियाज कहाँ पूर्ण पाचक रस का श्रवण होता है? कहाँ से? तो पैंक्रियाज से। आंसर हो जाएगा पैंक्रियाज। खाना खा लेने के बाद नींद क्यों आती है? खाना जब खाते हैं तो जितने भी बाकी जगह जो ऊर्जा है, क्योंकि खाना पचाने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो हर जगह से ऊर्जा यानी कि ब्लड का कुछ ना कुछ हीमोग्लोबिन का पार्ट है, वो सब यहाँ आ जाता है पेट में। तो जब यहाँ का पावर यहाँ आ जाएगा तो ये शांत हो जाएगा, तो इसको नींद आने लगता है और ये अपना काम करता है। नहीं कि सोचिए कि काम आया है तो हमारे ब्रेन में भी कुछ मजदूर लगा है, कुछ हर जगह मजदूर लगा है मान लीजिए, तो सारे मजदूरों को कहा था कि भाई काम आया है, पेट में आ जाओ। तो जब हर जगह का मजदूर चल जाएगा तो मामला शांत हो जाएगा ना, सब पेट में मजदूर लग जाएगा, ये लोग सो जाएगा, तो मैं काम होता रहेगा। तो इसीलिए नींद आती है। कोई दिक्कत? इस जगह पर जब आता है खाना तो इसको बोलते हैं काइल। ठीक है, काइल। तो खाने का 3 रूप बदल गया। पहले था बोलस, बाद में बना काइम, और अंत में क्या बन गया? काइल। और इस जगह पे हम लोग ना कि जहाँ पर ये शुरुआत होता है बड़ी आंत का, वहाँ पे गोल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, इसको कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं? सीकम, CECUM, सीकम। और उसी में लटका हुआ एक छोटा सा भाग रहता है जो कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स पहले जानवरों में मतलब ही भी होता है। आदमी जब केवल घास वगैरह भी खा लेता था ना डायरेक्ट, तो घास वगैरह को पचाने के लिए अपेंडिक्स का जरूरत पड़ता था। क्योंकि धीरे धीरे हम लोग घास खाना छोड़ दिए, तो अपेंडिक्स जो है एक अवशिष्ट पदार्थ बन गया, रेजिडुअल ऑर्गन बन गया, जिसका कोई यूज नहीं है। तो इस पूरे प्रोसेस में खाना आपका पच गया, डिफिकेशन तक पहुंच गया एनस और रेक्टम से। ये जो पार्ट है इसको रेक्टम बोलते हैं, और ये जो लास्ट ओरिफिस है इसको एनस बोलते हैं। तो ये आपका खाना मुंह से घुसा और रेक्टम से होते हुए एनस से निकल गया। ये पूरा प्रोसेस 32 मीटर का आपका मामला पूरा हो गया। इसमें 2-3 बातें हैं जो रिपीट कर देते हैं, पूछ देते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा और ये कोर्स आज का समाप्त हो जाएगा। यदि आपको याद होगा तो छोड़ेंगे, नहीं तो फिर 1 घंटा लेट करेंगे, याद करने के बाद ही जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा देख लीजिए, यदि देखना हो तो 5 मिनट। विलाई का यूज है एब्जॉर्ब करना फाइनली, और बाकी 2 को तो ट्रांसफ़र करना।
यानी कि आंत के अंदर ही भाग में लटकता रहता है और वहाँ से सारे अच्छी चीज़ों को अवशोषित करके ऊपर ले लेता है। चलिए, जो खाने के आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेट के बेस को क्या कहते हैं? इसलिए जिससे कि पेट पचता नहीं है खुद ही, लेयर ऑफ म्यूकोसा, लेयर ऑफ म्यूकोसा। HCl का pH वैल्यू कितना होता है पेट में? ठीक है। पित्त का जो रस होता है उसका pH वैल्यू कितना होता है? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का संचय कहाँ पर होता है? पित्त का निर्माण लिवर में, पित्त का संचय गॉल ब्लैडर में। जब छोटी आंत मना कर देता है कि हम क्षारीय चीज़ को ही पचा सकते हैं या फिर न्यूट्रल चीज़ को, एसिडिक को नहीं पचाएंगे, तो कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीशन के लिए रिलीज होता है? कौन कौन सा हार्मोन बाकी चीज रिलीज होता है? सेक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। क्लियर है? अंजलि, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? समझ आ रहा है ना? यानी खाना यहाँ से चला, यहाँ पर आके गिरा तो टूट गया, टूटा आगे बढ़ा तो रूजी से मिला, थोड़ा सा फैल गया, अवरोध हुआ। बड़ी आंत में खाना कितने देर रुकता है? 3 से 4 किसके कारण खाना थोड़ा देर रुक जाता है? किसके कारण भूखे पेट होने पर हमें पेट में दर्द होता है? कौन सा वह भाग है जहाँ पर पहली बार 2 एंजाइम का सिक्रेशन होता है पेट में? पाइलोरिक पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कार्डियक, सेकंड इज कार्डिक एंड थर्ड वन इज पाइलोरिक। और यहाँ पर उल्टी होने के केस में यदि किसी आदमी को खाना खिला दिया जाए और उसका खाना यहाँ पर हो इस जगह पर और उसको फिर उल्टा लटका दिया जाए, नहीं होगा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट उसको रोक देगा। यदि खाना खाने के लिए शरीर का जो गर्दन है वो 15 डिग्री के एंगल पे मुड़ा होना चाहिए। यदि 15 डिग्री के एंगल पे आप खाना ले सकते हैं तब उल्टा लटक के भी खा सकते हैं। खाना आपके इस सिस्टम में चल गया ना तो उल्टा भी लटक के रहिएगा तो ये ऊपर ही खींच देगा। बहुत बढ़िया है नहीं? तो रेनिन क्या करता है? वो दूध को पचाता है, दूध को दही बनाता है। रेनिन, सॉरी, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है। वहाँ पे पहली बार ट्रिप्सिन आता है। ट्रिप्सिन है कि पेप्सिन आता है? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? पेप्टोड को पेप्टाइड में कौन बदलता है? ट्रिप्सिन। ठीक है। और ट्रिप्सिन कहाँ पे मिलता है? पैंक्रियास से। ठीक है। उसके बाद भी प्रोटीन का क्या पूर्ण पाचन हो जाता है? प्रोटीन का पूर्ण पाचन के लिए तीसरा एंजाइम कौन सा आता है? तो प्रोटीन के, आप लोग रुकिएगा, इन लोग से पूछते हैं, प्रोटीन के तीनों एंजाइम को बताइए जो पाचन करते हैं प्रोटीन का। पहले पेट में कौन सा आता है? पेट में प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा आता है? पेप्सिन। हम बोले पहले और पेप्सिन, पहले और पेप्सिन। उसके बाद पैंक्रियाज से रिलीज कौन सा होता है? सेकंड वाला ट्रिप्सिन। और फिर इलियम से कौन सा होता है? इलियम में कौन सा? इरेप्सिन। तो सब में तो सूत्र है, पहला पेप्सिन, दूसरा ट्रिप्सिन और इलियम से इरेप्सिन, यानी तीसरा इरेप्सिन। पहला क्या करता है? उसको प्रोटीन को पेप्टोड बनाता है। फिर ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोड को पेप्टाइड बनाता है। और इरेप्सिन क्या करता है? पेप्टाइड को एमिनो एसिड बनाता है, जो कि बहुत ही ये है, एडिबल है, लेने लायक है डायरेक्ट। क्लियर हो गया? यदि पूछे कि स्टार्च का पाचन कैसे होता है, तो मुंह बकल कैविटी में क्या रहता है? डाइस्टेज और टाइलिन। ठीक है। और पेट में पैंक्रियाज जूस में क्या निकलता है उसका? एमाइलेज। तो डाइस्टेज, एमाइलेज और ये हो गया स्टार्च के लिए, कोई दिक्कत? उसके बाद आइए इस पर, फैट पर। फैट के लिए लिपिड और ये लाइपेज एंड लिपिड, याद रहेगा, कभी भी परीक्षा हॉल में कन्फ्यूजन नहीं होगा। लाइपेज एंड लिपिड और फैट, जो दो ये है वो बता ही दिए हैं। कौन कौन सा हार्मोन? कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। डियोडेनम में कोई पाचन नहीं होता है। जेजुनम में खाना फैल जाता है, एसिमिलेशन का काम होता है।
इलियम में प्रोटीन का फाइनल पाचन होता है, और उसके बाद जल का पाचन बड़ी आंत में होता है। अवशोषण खनिज लवण वगैरह का भी वहीं हो जाता है। खनिज लवण, विटामिन और जल, ये तीनों का पाचन नहीं होता है, ये केवल अवशोषण होता है। खनिज लवण यानी मिनरल्स, और जल यानी पानी, और विटामिन जो है डाइजेस्टेबल ही होता है। तो इनका केवल एब्जॉर्प्शन होता है, इनका डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन किसका होता है? इन 3 चीज़ों का। क्लियर है? ये टारगेट है। डाइजेशन होने के बाद जो यहाँ बोलस घुसता है, तो यहाँ अमाशय से क्या निकलता है? काइम निकलता है, और वही जाके बड़ी आंत में क्या बन जाता है? काइल बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं। इसका पूरा प्रोसेस में समझ गए। ये मुंह है, और यहाँ पर एसोफेगस है, ठीक है। नीचे आइएगा तो यह स्टमक है, उसके बाद पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है। दिन में काइल में KYLE हो जाएगा। हाँ, ल, काई म रहता है, यहाँ ल रहता है। और तो इसमें कोई बात नहीं है। लाइसोजाइम का क्या काम है बताइए एलिशा? लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम से भी जो जम्स बच जाता है ऐश्वर्या, उसको कौन मारता है? HCl मार देता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलोन। सिग्मॉइड कोलोन किसको कहते हैं? सिग्मॉइड कोलोन कहाँ है? इस वाले पार्ट को सिग्मॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया। कोई दिक्कत ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन में बताइए, निप्पू, उमेश, पुनीत, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। ऐसे ही क्या है ना, देखिए, निगेटिव मार्किंग आने से कुछ नहीं बदला। बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अज्ञात को ज्ञात करना है और ज्ञात को निश्चित करना है, वह मामला थोड़ा स्थायी तक पहुंच गया। कुछ चीज़ों को स्थायी क्रम में पहुंचा दीजिए तो आपका कुछ मार्क्स स्ट्रांग हो जाएगा। पहले निश्चित से काम हो जाता था, अब स्थायी में आइए। स्थायी में कब आएगा? जब एक चीज़ को आप दूसरे को सुनाएंगे और समझाएंगे। मैंने कहा था उतने 150 टॉपिक हैं, 2-2 टॉपिक करके ख़त्म करते रहिए। कल हमने करवा भी दिया था आप लोगों से यहाँ पर क्लास में, रेलवे जोन। जिन लोगों को नहीं पता एक दूसरे को बताते रहिए, ठीक है ना। कम से कम 1 या 2 टॉपिक अपने से करते रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि कल या परसों में आप लोग ये नेशनल पार्क ख़त्म कर लेंगे।